हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं ग्लिसरॉल के बारे में कुछ और बातें अंडर द टॉपिक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। इससे पहले हमने ग्लिसरॉल के कुछ रिएक्शंस पढ़ लिए थे और हमने ये देखा था कि जो ग्लिसरॉल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि वो सोप्स, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, लोशन इत्यादि, एंटीफ्रीज या फिर एक्सप्लोसिव इत्यादि के मैन्युफैक्चर में बनाने में ये काम आता है। देखते हैं आज हम ग्लिसरॉल के कुछ और रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हैं हम विद सोडियम, लेकिन इससे पहले की रिएक्शंस हम ग्लिसरॉल के और पढ़ें तो आइए देख लेते हैं कि इसके जो अंदर है दो जो OH ग्रुप्स हैं वो किस प्रकार के हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो जो OH हैं वो प्राइमरी OH है और एक सेकेंडरी OH है। तो ये जो OH ग्रुप है वो दोनों प्राइमरी हैं और जो बीच वाला जो OH है वो सेकेंडरी OH है। दिस इज सेकेंडरी OH, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इन तीनों OH ग्रुप्स के जो रिएक्शंस हैं हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जगह पे एक समान व्यवहार करते हैं। इनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस भी कई बार एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जो चीज़ हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती है उन पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, ग्लिसरॉल का जो है वो सोडियम के साथ जब रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले बना मोनोसोडियम ग्लिसरॉलेट। तो एक जो OH ग्रुप है वो उसका मोनोसोडियम डेरिवेटिव इधर से ये बन जाता है और फिर दोबारा सोडियम के साथ थोड़ा हीट करने के बाद डाइसोडियम ग्लिसरॉलेट प्राप्त होता है। रिएक्शन विथ HCl और HBr। HCl और HBr का जो रिएक्शन है ग्लिसरॉल के साथ वो हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI वाले रिएक्शन से थोड़ा सा भिन्न है। अब आगे आगे हम देखते रहेंगे, बट लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ HCl और HBr। तो इसमें देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के साथ रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर 110 यानी हीट थोड़ा सा किया और मोनोक्लोरोहाइड्रिन हमें इस तरह से प्राप्त हुआ, यानी एक जो OH है वो Cl में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद इसके साथ ही जो है वो है अल्फ़ा मोनोक्लोरोहाइड्रिन और बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। अल्फ़ा यानी जो कॉर्नर वाला जो कार्बन है उसके वो अगर रिप्लेस हो जाता है उसका OH तो अल्फ़ा क्लोरोहाइड्रिन कहलाएगा। बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन जो है वो अगर सेकेंडरी OH रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पर उसकी जगह अगर Cl लग जाता है तो उसे कहते हैं बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक्सेस HCl का जब हम इस्तेमाल करते हैं यानी आधिक्य में अगर हमने HCl लिया है तो फिर अल्फ़ा अल्फ़ा प्राइम डाइक्लोरोहाइड्रिन यानी जो दो कॉर्नर के जो OH हैं वो Cl के द्वारा रिप्लेस हो गए, या फिर अल्फ़ा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये देखिए, अल्फ़ा और बीटा जो है कार्बन उसके ऊपर OH लग गया है। यहाँ इतनी सारी जो बातें हैं उसको सुनने के बाद आपको ये पता ही पड़ गया होगा कि ये जो दोनों कार्बन से ये अल्फ़ा कार्बन है और या अल्फ़ा अल्फ़ा प्राइम कहा जाता है, और जो बीच वाला कार्बन है उसको बीटा कहा जा रहा है। आप ये देखिए, जो डाइक्लोरोहाइड्रेंस हैं उनका अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो जो हमें 1,2,3 ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ग्लिसरॉल का प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि अगर जो डाइक्लोरोहाइड्रिन है उसका अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमको 1,3 डाइक्लोरो एसीटोन प्राप्त हुआ, क्योंकि जो बीच का जो OH CHOH है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ और रिएक्शंस। ग्लिसरॉल का रिएक्शन अगर PCl5 या PBr5 या PX5 पेंटा हेलाइड्स फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि अच्छे हेलोजेनेटिंग रिएजेंट्स होते हैं तो ये तीनों के तीनों OH ग्रुप्स जो हैं
तीनों के तीनों जो OH ग्रुप्स हैं वो चेंज हो गए, और उसकी जगह पे आप देख सकते हैं कि इनका OH की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया Cl, तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव हमको ये प्राप्त हुआ। इसके बाद आप देखिए ट्राइक्लोरो प्रोपेन हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या फास्फोरस ट्रायोडाइड के साथ जो रिएक्शन है वो थोड़ा HBr और HCl की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो पहला जो कंडीशन है वो देखिए, हीटिंग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ HI या स्मॉल अमाउंट ऑफ PI3। तो फास्फोरस आयोडाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के अल्प मात्रा स्मॉल अमाउंट के साथ अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया ग्लिसरॉल का, तो हम देख सकते हैं इस तरह से ट्राई आयोडाइड प्रोपेन ट्राई आयोडाइड अपने को मिला है। तीनों जो OH ग्रुप हैं वो रिप्लेस हो गए हैं I से आयोडाइड ग्रुप से। लेकिन ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया है, और ये आसानी से I2 आयोडीन लूज करके इस तरह से जो है एलाइल हेलाइड, और इस केस में एलाइल आयोडाइड प्रदान करता है। तो ये एक फ़र्क है जो HI या HBr, HI और HCl के साथ ग्लिसरॉल के रिएक्शन में हमें दिखता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। जब ग्लिसरॉल को लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड या PI3 के साथ गर्म करते हैं या ट्रीट किया जाता है या हीट किया जाता है, तो एलाइल आयोडाइड हमें प्राप्त होता है। और इसका फिर फर्दर अगर हम, क्योंकि ज़्यादा मात्रा है HI और PI3 की, तो उसके साथ अगर रिएक्शन कराया दोबारा इसके से हमको इस तरह से देखिए सेकंड और फर्स्ट कार्बन के ऊपर आयोडीन जुड़ गया है, यानी हम देख सकते हैं कि डाई आयोडो कंपाउंड हमको मिला है, और इसमें से फिर दोबारा आयोडीन लूज़ हो जाती है, निकल जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है, और जिससे हमें ये प्रोपीन प्राप्त हुआ। प्रोपीन का क्योंकि HI या PI3 आधिक्य में है, फिर दोबारा रिएक्शन करते हैं और अल्टीमेटली हमको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसमें आप देख लीजिए, अगर HI का एडिशन आप अगर इस प्रोपीन में देखते हैं, तो ये जो एडिशन है वो दोबारा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो मार्कोनिकॉफ जो नियम है उसके अनुसार होता है। तो इस रिएक्शन एरो के ऊपर आप मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार या एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल लिख लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसमें हाइड्रोजन जिसके ऊपर ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन जाके जुड़ा है, और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HI में जो है वो प्लस चार्ज है और I में वो माइनस चार्ज है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब हम देख रहे हैं तो H प्लस एंड I माइनस, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है प्लस वाला हिस्सा जाके जुड़ता है, और इसी तरह से ये CH3 में कन्वर्ट हुआ CH2, और जो जिसमें कम हाइड्रोजन है जैसे कि ये CH, उसमें जो नेगेटिव हिस्सा है वो जाके जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CHI प्राप्त हुआ है। तो दिस एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जो आप इस रिएक्शन एरो के ऊपर इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा या लिखिएगा जब आप नोट्स बना रहे हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3। आप देख सकते हैं कि ये ग्लिसरॉल है और उसका कोल्ड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, और तीनों जो OH ग्रुप्स हैं उनका नाइट्रेशन हो गया, और इस तरह से हमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त हुआ। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, वो इसलिए क्योंकि देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज़ एन एक्सप्लोसिव एंड हैवी ऑयली लाइट येलो कलर्ड लिक्विड। ये एक एक्सप्लोसिव की तरह कार्य करता है, एक्सप्लोसिव के रूप में इसका उपयोग किया गया है, और ये एक गाढ़ा तैलीय हल्के पीले रंग का कंपाउंड है, लिक्विड है, द्रव है, जो विच इज़ यूज्ड एज डायनामाइट। डायनामाइट में इसका इस्तेमाल होता है,
और आजकल इसको हार्ट डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं इन द डोजेज़ ऑफ 0.2 to 0.6 मिलीग्राम के डोज में इसका यूज़ किया जाता है। इसका नाम है नाइट्रोस्टैट, जो हार्ट के पेशेंट्स के पास ये वाली दवाई होती है, और इसका दूसरा नाम है नाइट्रो स्पैन। सो जीके के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो कि डायनामाइट के रूप में भी यूज़ होता है और हार्ट पेशेंट्स के भी यूज़ में ये आता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा ग्लिसरॉल और उसका एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जो सबसे OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला रिएक्शन ध्यान में आता है वो है एस्टर फॉर्मेशन। देखिए ये COOH यानी फॉर्मिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन हुआ है 1 मोल का, तो एक OH के साथ रिएक्शन हुआ, तो इस तरह से ग्लिसराइल मोनोफॉर्मेट मिला हमको, और जिसमें से कि ज़रा सा हीट करने पर CO2 निकल जाता है, और CO2 निकलने के बाद जो बचता है वो है ग्लिसराइल, और उसके बाद वाटर भी इसमें से अगर आप निकल जाते हैं हीट करने पे, CO2 एंड वाटर के निकलने के बाद जो मिलता है दैट इज़ एलाइल अल्कोहल। तो एक्रोलीन एलाइल अल्कोहल। सो नेक्स्ट देखिए कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर मोनो ऑक्सलेट हमें प्राप्त हुआ है, ग्लिसराइल मोनो ऑक्सलेट, यानी OH ग्रुप एक जो है ग्लिसरॉल का, उसने COOH के साथ ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन हुआ, तो इस तरह से ग्लिसराइल मोनो ऑक्सलेट मिला, जिसमें से अगर डी कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अगर निकल जाता है तो फिर ये जो इस हिस्से में से देखिए जो ब्लू वाला पोर्शन है वो ग्लिसरीन से आया हुआ है, जो रेड पोर्शन है वो ऑक्सैलिक एसिड से आया हुआ है। तो यहाँ से CO2 सॉरी यहाँ से निकल गया, तो मिला है ग्लिसराइल मोनोफॉर्मेट, और ग्लिसराइल मोनोफॉर्मेट में से भी जब CO2 निकल जाता है तो हमें मिलता है एलाइल अल्कोहल, जो कि यहाँ पर भी हमें प्राप्त हुआ था। और वैसे भी अगर इसका डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ इस तरह से डाइऑक्सिलिन इंटरमीडिएट मिलता है, जो कि इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और जिसका डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए अगर, तो फिर दोबारा एलाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल के। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और a variety of oxidation products can be obtained by oxidation of glycerol। ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से कई तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, उसमें से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और रेगुलर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो ये है कि पर आयोडिक एसिड या लेड टेट्राएसिटेट के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा। हमने पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन और लेड टेट्राएसिटेट के साथ ऑक्सीडेशन ग्लाइकॉल्स में भी पढ़ा है, और हमने उसमें ये देखा था कि अगर निकटवर्ती या नेबरिंग कार्बन के ऊपर OH ग्रुप्स हैं, ऐसे में इन दोनों ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, यानी CC बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं इन दोनों के ऑक्सीडेशन के द्वारा। और ग्लिसरॉल के केस में क्योंकि ये दोनों प्राइमरी हैं, तो प्राइमरी जो OH हैं वो देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और जो ये सेकेंडरी OH बीच वाला है वो देता है फॉर्मिक एसिड। तो जब लेड टेट्राएसिटेट और पैरायोडिक एसिड या HiO4 का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ग्लिसरॉल का पूछा जाता है, ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ग्लिसरॉल से वैसे ऑक्सीडेशन कई तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इन दोनों के अलावा जिनमें कि क्लीवेज होता है, उसके अलावा जो है हम ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त हुआ, उसके ऑक्सीडेशन से फिर ग्लिसरिक एसिड प्राप्त हुआ। देखिए इसमें OH था, इसमें COOH में वो फर्दर ऑक्सीडेशन में चेंज हो गया है। और ग्लिसरिक एसिड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें
तो आप देखें जो ये CH2OH है वो भी COOH में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से टार्टोनिक एसिड प्राप्त होता है जो कि एक इंटरमीडिएट एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है टार्टोनिक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं ग्लिसरॉल के, वो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए एक और ऑक्सीडेशन ये हो सकता है कि जब ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन किया तो जो मिडिल कार्बन के ऊपर जो सेकेंडरी OH है वो C+O में कन्वर्ट हो गया और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन प्राप्त हुआ। आप देखें कि ये जो एसीटोन अगर होता तो यहाँ CH3 और CH3 होता, लेकिन क्योंकि इन दोनों CH3 में से एक एक H हटा के OH लगाया गया है तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बना है। ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि CH2OH की जगह यहाँ CHO एल्डिहाइड आ गया है, तो ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो मेसोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों CH2OH ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये मेसोक्सिलिक एसिड है जो कि इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल का। इसके अलावा देखिए हाइड्रोक्सी पायरुविक एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो CHO ग्रुप था वो COOH में चेंज हुआ है, जो कि हाइड्रोक्सी पायरोरेसिमिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट हैं पैराडिक एसिड ऑक्सीडेशन और लेड टेट्रासीटेट ऑक्सीडेशन से। आइए देखते हैं कि ये कौन से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं किससे क्या प्राप्त होता है। देखिए डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन किया जाए ग्लिसरॉल का तो ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड प्राप्त होता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ प्राप्त होता है ग्लिसरिक एसिड। ऑक्सीडेशन विद बिस्मथ नाइट्रेट जो है वो मेनली इट गिव्स ग्लिसरिक एसिड। ऑक्सीडेशन विथ फेंटॉन्स रिएजेंट यानी H2O2 एंड FeSO4 या फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ याद रखिएगा फेंटॉन्स रिएजेंट किसे कहते हैं, और ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड ऑक्सीडेशन के साथ जो है अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, या एक्सक्यूज मी, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो मिक्सचर है उसको ग्लाइसरोज कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये और इसको आप ध्यान में रखिएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस पिरिडीन, और उसको कहा जाता है लॉब्री डी ब्राइन वैन एक्सटीन रीअरेंजमेंट। और ये जो रीअरेंजमेंट है लॉब्री डी ब्राइन वैन एक्सटीन रीअरेंजमेंट जो है ये हम कार्बोहाइड्रेट में जाके विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसमें से जो है फर्दर रीअरेंजमेंट जो है वो पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है और इस तरह से हमको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो प्राप्त होता है। यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पिरिडीन के उपस्थिति में प्राप्त होता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसरॉल्डिहाइड भी पिरिडीन की उपस्थिति में होता है, इनके प्रेजेंस में होता है, क्योंकि these reactions are reversible reactions. So this is an important name reaction that we will be studying in carbohydrate under the topic of carbohydrate in coming days. आने वाले दिनों में इसको हम ज़रूर कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वो है पॉलीमराइजेशन विथ थैलिक एसिड। देखिए ग्लिप्टेल इज फॉर्म्ड विच इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? इरिवर्सिबली हार्डन्ड बाय हीटिंग। यानी जब किसी प्लास्टिक को गर्म किया जाता है और वो हार्ड हो जाए लेकिन फर्दर वो ठंडा होने पे नरम ना हो या फर्दर उसमें कोई चेंज ना हो तो उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि गर्मी से वो हार्ड सेट हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है।
इस टर्म को आप याद रखिएगा। थैलिक एसिड के साथ जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन होता है, देखिए दिस इज ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, सॉरी, CHOH और ये CH2OH। तो ये तीनों OH ग्रुप्स हैं ग्लिसरॉल के, और ये है अपना थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पे 2 COOH ग्रुप होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये थैलिक एसिड के साथ इसका एक थैलिक एसिड और ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के बीच में ये एस्टरिफिकेशन इस साइड से हुआ। ये ग्लिसरॉल का जो दूसरे सिरे का जो OH है उसका यहाँ पर इस थैलिक एसिड को अगर दोबारा लिख देते हैं तो यहाँ पर COOH उस थैलिक एसिड का यहाँ आता है, तो उसके साथ भी ग्लिसरॉल के इस OH ग्रुप का रिएक्शन होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने इस साइड में देखा है। तो ये मॉलिक्यूल जो है थैलिक एसिड का यहाँ पर लिखें, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट जो है थैलिक एसिड ग्लिसरॉल, फिर थैलिक एसिड, फिर ग्लिसरॉल, फिर थैलिक एसिड और फिर ग्लिसरॉल, इस तरह से अगर आप लिखते चले जाते हैं तो उनके जो COOH और OH ग्रुप के बीच में आप इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकालते चले जाएं, और इस तरह से जो है कि इन दिस वे वी विल गेट एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरह ये जो देखिए आप एस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये थैलिक एसिड का COOH था और ये ग्लिसरॉल का OH था, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से एस्टर ग्रुपिंग हुआ है। तो ये जो एस्टर है, इधर भी एक और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पर इस साइड में हो सकता है, और यहाँ पर एक थैलिक एसिड का मॉलिक्यूल आप लिख सकते हैं। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के बाद फिर आप थैलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिखें, यहाँ पर फिर थैलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बाद ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिखें। तो इस तरह से लंबी सी चेन, हर बार ये जो बॉन्ड है, ये जो हिस्सा है वो रिपीट होता जाएगा, और जिसको कि हम N के द्वारा दिखाते हैं कि अगर N ये और N ये दोनों आपस में N की संख्या में आपस में ऑल्टरनेट अगर बॉन्ड बना लेते हैं तो इस तरह से पॉलीमर बनता है, जो कि आपस में एस्टर बॉन्ड से जो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो पॉलीमर चेन बनती है वो क्रॉस्ड लिंक्ड होती है। क्रॉस लिंक का मतलब ये है कि एक पॉलीमर की श्रृंखला दूसरे पॉलीमर की श्रृंखला में बीच से इस तरह से बंधी अगर हो, और वो बंधी इसलिए होती है, बॉन्डेड इसलिए होती है क्योंकि ये जो कॉर्नर के OH ग्रुप्स हैं वो तो थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर गए, थैलिक एसिड फिर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कर गया, लेकिन जो बीच में OH ग्रुप है वो किसी और थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर गया। इस तरह से बीच में से भी आपस में चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ग्लिसरॉल से हमें मिल सकता है, और दिस इज़ आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अपने नोट्स बनाते वक्त इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आज के जितने इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो में आपको मिले हैं आप को समझ में आई होंगी। प्रॉब्लम होने से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली, और नोट्स बनाते रहिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।